हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से। फ्रेंड्स, आज हमारा फिजिक्स का सेकंड टॉपिक है। नाम क्या होगा? भौतिक इकाइयां व उसके मात्रक। यानी आप सभी जानते हैं ना कि भौतिक इकाइयां एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं फिजिक्स से कि उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, जैसे द्रव्यमान का, लंबाई का, बल का, दूरी का, जाल का। यानी इनसे जुड़े क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछते हैं कि सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है, इनमें चेंज अंतर क्या होता है। यानी ऐसे ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि कौन कौन सी मात्रक होती है, कौन कौन सी भौतिक इकाइयां होती हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेलकम टू सक्सेस नोट, एक कदम सफलता की ओर। जैसा कि फ्रेंड्स हमारा टॉपिक क्या है? भौतिक राशियां इकाई मतलब जितनी भौतिक इकाइयां होती हैं उनके मतलब जो मात्रक होते हैं उन सब के बारे में जानना, यानी भौतिक राशियों के बारे में पढ़ना है आज का हमारा टॉपिक होगा। जैसे कि आप ये समझ सकते हैं, जिन संख्याओं को मापा जा सकता है या फिर संख्या के अंदर मान कर सकते हैं, यानी ऐसी कोई भी चीज, यानी कोई भी राशि हो गई, यानी जिसको हम माप सकते हैं, संख्या में 1 2 3 मतलब काउंट कर सकते हैं, तो वो सब क्या होती हैं? वो सब होती हैं भौतिक राशियां। क्लियर हो गया? यानी जिनको हम मतलब समझ सकते हैं, जैसे कि है ना कि कहते हैं ना कि 1 केजी दाल देना मतलब केजी के अंदर ले लिया, चाहे गिनने में ले लिया, यानी जिसको हम काउंटिंग मतलब फिक्स कर सकते हैं, तो वो सब क्या होती है? भौतिक राशियां होती हैं। ये किसी वस्तु, पदार्थ या घटना, यानी किसी से कोई वस्तु हो सकती है, पदार्थ या फिर घटना, किसी को भी आप कर सकते हैं। यानी ये नहीं कि एक चीज में सब में चलेगा ये रूल। भौतिक राशियों को मापकर हम पदार्थ के गुण को मतलब कि उसके पदार्थ की इस पदार्थ के अंदर ये गुण होते हैं, यानी उसको मापेंगे तभी तो बताएंगे कि इसके अंदर क्या गुण है और क्या गुण नहीं होते हैं। जैसे कि आप लंबाई समझ सकते हैं, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग, तापमान। इसमें आप ये सब समझ सकते हैं। क्लियर हो गया? यानी भौतिक राशियों के प्रकार को मतलब इस प्रकार से बताया गया है कि भौतिक के नियम में जिन पदों को व्यक्त किया जाता है उन्हें ही भौतिक राशियां कहा गया है। भौतिक राशियां दो प्रकार से होती हैं, एक तो आधारी राशियां, एक होती हैं व्युत्पन्न राशियां। क्लियर हो गया? यानी भौतिक राशियों को संख्या में नामक मतलब संख्या में भी गिन सकते हैं और उनको माप भी सकते हैं। इस मान से बल्कि वो होती है भौतिक राशियां। ठीक है ना? किसी भौतिक राशि को ml से मतलब किसी को हम कहते हैं ना, किसी को m से बोलेंगे, किसी को t से, टाइम को t से बोल दिया, तो उसको मतलब एक तरीका समझ गए। यहाँ पे t का लिखा है मतलब कि इसमें समय की बात हो रही है, तो मतलब इसको समझने का तरीका बताया गया है कि आप हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। यानी भौतिक राशियों को मापकर हम पदार्थ के गुणों के बारे में हम अच्छे से बता सकते हैं कि इसके अंदर किस बारे में बात की गई है। क्लियर हो गया? जैसे कि इसमें बताया गया है कि भौतिक राशियां क्या होती हैं? भौतिकी के नियमों में जिन राशियों के पदों में व्यक्त होते हैं उन्हें ही भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे कि वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व आदि। क्लियर हुआ? जैसे कि बताया गया है ना, जैसे कि ना जो भौतिक राशियां होती हैं इनको दो प्रकार से बांटा गया है। दिखा रहा है ना आपको यहाँ पर? जो भौतिक राशियां इनको दो प्रकार से डिवाइड कर दिया गया। क्लियर हो गया? यानी एक तो हो जाएंगी मूल राशियां, एक हो जाएंगी व्युत्पन्न राशियां। यानी एक तो मापन और मात्रा के आधार पर बांट दिया, और एक बार दिशा और परिमाण के आधार पर इसको बांट दिया गया है। यानी इसका मतलब कि इसकी मतलब पद्धति तो अलग होती है, जैसे कि ना सीजीएस पद्धति हो गई, ईपीएस पद्धति हो गई, एमकेएस पद्धति, एक और अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धतियां। यानी इनकी पद्धति तो अलग अलग हो जाएंगी, लेकिन स्टार्टिंग में आप ये समझ लीजिए, पहले इसको दो प्रकार से बांट दिया गया है, फिर इनके अलग अलग पार्ट हो जाएंगे। जैसे कि मापन में जैसे कि मूल राशि क्या होती है, व्युत्पन्न राशि क्या होती है, पूरक राशि क्या होती है, और दिशा में सदिश और अदिश राशियों के बारे में जिक्र हो जाएगा। इसमें सिर्फ ये इंपॉर्टेंट था, जैसे कि मैंने बताया ना कि किसी भौतिक राशियों को दो भागों में लिखा गया, जैसे कि एक तो पहले जिसमें हम संख्या का मान कर ले, और फिर उसका मतलब क्या है कि रिजल्ट क्या आएगा उसके बीच में, इस प्रकार से इसको बता दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे कि मूल राशि क्या होती है। हमारे टॉपिक पे आ गए हैं कि मूल राशि होगी क्या। यानी जो भौतिक में वे राशियां जो किसी दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर ना करें, यानी फिजिक्स के अंदर वे राशियां होती हैं जो मतलब खुद के ऊपर ही डिपेंड करती है, किसी दूसरी राशि के ऊपर वो डिपेंड नहीं करती हैं। वो सब क्या होती हैं? वो सब होती हैं मूल राशियां। जैसे इनको मौलिक राशियां भी कहा जाता है। मूल राशि को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी भौतिक राशि की जरूरत नहीं होती। जैसे कि लंबाई अपनी फिक्स है, द्रव्यमान अपना खुद का होता है, समय अपना होता है, तापमान भी अपना होता है, तो धारा, पदार्थ की मात्रा, प्रकाश की तीव्रता यानी खुद का होता है।
यानी खुद के वजूद के ऊपर टिकी रहती है, किसी और राशि का से सहारा लेने की जरूरत नहीं होती है। कि मूल राशि को व्यक्त करने के लिए कि जिन इकाइयों का इस्तेमाल किया जाता है वो खुद की मूल होती हैं। यानी मूल राशियों को आयामी सूत्र में केवल मूल राशियां ही व्यक्त कर सकते हैं, और मूल राशि एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र होती है, यानी किसी से जुड़ी हुई अपने अपना अपना खुद का अलग वजूद होता है इसके अंदर, क्योंकि दूसरे का किसी का सपोर्ट ही नहीं लेती, खुद का होता है सब कुछ इनका। अब आता है व्युत्पन्न राशि। ये व्युत्पन्न राशि होती है, ये क्या होती है? जैसे कि वे राशियां जो मूल राशियों से बनी होती हैं, यानी वे राशि होती हैं जो मूल राशि से बनी हुई होती है, उनको बोला जाता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि आधारी राशि होती है, यानी ये किसी और के ऊपर डिपेंड करती है, यानी इनका आधार कोई और होता है, तो इनको बोलते हैं आधारी राशियां। जैसे कि वेग हो गया, त्वरण हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, बल हो गया, दाब हो गया, कार्य ऊर्जा आदि। क्लियर हो गया? यानी कई व्युत्पन्न राशि मतलब सीधे माप नहीं सकते, नहीं इसलिए ये किसी और पे डिपेंड करती हैं। और कुछ व्युत्पन्न राशियां ऐसी होती है जिनकी गणना भौतिक विज्ञान में की जाती है, जैसे कि क्षेत्रफल द्विआयामी मात्रक होती है, आयतन की एक तीन आयामी मात्रक होती है, जो आयतन होता है उसकी घन इकाइयां अलग मापी जाती हैं, और किसी पदार्थ का आयतन, पदार्थ, द्रव्यमान जो घनत्व होता है उसको अलग अलग करके निकाला जाता है, एक साथ नहीं निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात? अब आती है पूरक राशि की पूरक राशि क्या होती है। भौतिक में मतलब कि फिजिक्स के अंदर ये बताया गया है कि वे राशियां जो गणना के लिए इस्तेमाल की जाती हैं तो उनको बोला जाता है पूरक राशियां, इनकी हम गणना कर सकते हैं। भौतिक मतलब कि इन राशि मतलब जो 7 मूल राशियों से मतलब 2 पूरक श्रेणियों में इनको बाँटा गया है। देखिए बात की जाए कि कैसे बाँट दिया गया है इनको, यानी राशि, वस्तु, पदार्थ की परिघटना के गुण के आधार पर, रेडियन या फिर डिग्री के पूर्ण इकाइयों के आधार पर बाँट दिया गया। और जिन रजत राशियाँ का यथार्थ मापन नहीं किया जा सकता उनके आधार पर इनको बाँट दिया, जैसे लंबाई हो गया, क्षेत्रफल हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया। ये सब क्या होती है? ये सब बहुत सारी भौतिक राशियाँ होती हैं। तो इन सब की हम गणना कर सकते हैं। क्लियर हो गया? जैसे कि मात्रक हो गया, घन कोण हो गया, तलीय कोण हो गया, सब क्या होती है? सब पूरक राशियाँ होती हैं। समझ में आ गई बात? नहीं, अब तो खूब अच्छे से क्लियर कर दिया कि क्या चीज़ क्या होती है। अब पढ़ेंगे जो भौतिक राशियाँ होती हैं इनको 2 प्रकार से बाँटा गया है। एक तो अदिश, एक हो जाएगा सदिश। क्लियर हो गया दिख रहा है ना आपको? दिशा और परिमाण के आधार पर एक हो जाएगा सदिश और एक हो जाएगा अदिश। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सदिश राशि की। सदिश की होती क्या है सदिश राशि? जैसे कि यहाँ पे इसको मतलब कि नीचे दे दिया गया है, लेकिन आप जान लीजिए जिन भौतिक राशियों के परिणाम में दिशा दोनों होती है, यानी ऐसी कोई राशि जिसका परिणाम भी हो और मतलब उसकी दिशा दोनों होती है, इनको इस पर इनका आधार क्या होता है? दिशा और परिणाम तो इसका आधार होता है, यानी रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करती है ये अपनी। तो वे राशियां जिसका परिणाम भी मौजूद होना चाहिए और दिशा भी मौजूद होनी चाहिए, तो वो सब क्या होती है? वो सब होती है सदिश राशियां। क्लियर हो गया? देखिए वेग हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया, ये सब किसमें आता है? ये सब आते हैं सदिश राशि के अंदर। देख रहे हैं इसके अंदर ऑप्शन में काफी लिए गए हैं, जैसे कि वैसी भौतिक राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी बताई गई हो, जो योग में निश्चित हो, मतलब कि फिक्स होगा हो, उसका क्या होता है? सदिश राशियां होती है, जैसे वेग हो गया, विस्थापन, बल, संवेग, त्वरण, यानी इसके हिसाब से इनका खुद का अपना होता है, लेकिन इनका परिणाम भी होता है, उनकी दिशा भी होती है, उनका योग भी निश्चित होता है। क्लियर हो गया? अब आती है अदिश राशि की। अदिश राशि क्या होती है? जिन भौतिक राशियों में केवल परिणाम ही होता है, दिशा नहीं होती है। इसके अंदर सिर्फ परिणाम परिणाम मिलता है और दिशा का इसमें कोई नहीं होता, तो वो क्या बोलते हैं? अदिश राशियां। जैसे क्या क्या हो जाएंगी? जैसे कि ना ऐसी राशियां जिनको जोड़, घटा, गुणा, भाग आदि मतलब कुछ इसका इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, जैसे कि द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, तापमान, चाल, आयतन। क्लियर हो? जैसे कि अदिश राशियों का एकल मान द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे कि अदिश राशि जैसे कि मीटर हो गई, जूल हो गई, डिग्री सेल्सियस हो गई, माप की इकाइयों का उपयोग इसमें किया जाता है। जैसे कि जो होती है ना अदिश राशियां होती हैं, इनकी वास्तविक संख्या से इनको दर्शाया जाता है। देखिए जोड़, बाकी, गुणा, भाग आदि का इनमें मतलब बीज गणित का इसमें यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। अब तो आपको क्लियर हो गया कि है ना कि वैसी राशि जिनमें मतलब कि परिणाम परिणाम मिलेगा लेकिन दिशा नहीं मिलेगी, तो वो क्या होती है? अदिश राशि होती है, जैसे द्रव्यमान हो गया, आयतन, घनत्व, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, ये सब कुछ हो गया। अगर अब आप आपसे पूछ ले कि हम सब पढ़ रहे हैं कि द्रव्यमान होता है, लंबाई होती है, बल होता है, ये सब क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? तो जैसे कि सबसे पहले आ गया द्रव्यमान, तो
किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। याद हो गया? यानी ऐसी कोई वस्तु जिसके अंदर जो मौजूद जो जो उसके अंदर जो पदार्थ है ना, उसकी मात्रा को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। जैसे कि हमने कितना कुछ सामान लेते हैं ना, कि है ना कि 1 केजी देना, किलोग्राम में नहीं होते, उनको बोलते हैं, यानी उसकी मात्रा फिक्स होती है। यानी द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम के ग्राम के जैसे ना एक अदिश राशि होती है। फिक्स हो गया? हमेशा याद है ना कि एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं कि कौन सी अदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है, तो आपको पता होना चाहिए ये बात तो। देखिए द्रव्यमान का निर्धारण वस्तुओं के परमाणु हो गया, आणविक संरचना हो गया, ये सभी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सबकी हम गणना कर रहे हैं ना, इनका मतलब इनके इनकी एक काउंटिंग की जा रही है, जैसे कि सभी वस्तुएं जो चाहे जीवित हो या फिर निर्जीव हो, उन सब में कुछ मात्रा में द्रव्यमान में भी होता है। जैसे कि ना द्रव्यमान गति में परिवर्तन के लिए किसी वस्तु में प्रतिरोध मापन को उत्पन्न करने के लिए से वो समझा जाए। द्रव्यमान और वजन दोनों अलग अलग की अवधारणा को प्रस्तुत किया जाए। तो जैसे कि वजन किसी वस्तु के गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगा, जैसे कि ना हम वजन देख के तो बताते हैं कि इसमें 1 किलोग्राम है कि 2 किलोग्राम है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। क्लियर हो गया? अब आती है लंबाई की। लंबाई क्या होती है? किसी चीज की हम लंबाई को कैसे डिफाइन करते हैं? यानी किसी वस्तु के एक छोर से लेकर दूसरे जो छोर तक जो दूरी होती है ना, यानी एक फिक्स बिंदु कर लिया, उसके साथ इसका जो दूसरा बिंदु होता है ना, उसके जो बीच की जो दूरी होती है, इसको बोला जाता है लंबाई। की इन दोनों के बीच में इतनी लंबाई होती है, कहा जाता है लंबाई। किसी वस्तु को लंबा आयाम होता है, जैसे कि लंबाई मापने के लिए इकाई मीटर होता है। क्लियर हो गया? यानी अंग्रेजी के अंदर बात की जाए तो इसे लेंथ के नाम से जाना जाता है। कि लंबाई को मापने की इकाई मीटर क्या होता है? डेसिबल होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, हेक्टोमीटर होता है और किलोमीटर होता है। तो हो गया, यानी कहते हैं ना कि हम मतलब किसी जगह के बारे में बोलते हैं ना कि वो इतनी किलोमीटर दूर है, कोई ये हम उसकी लंबाई बता रहे हैं कि वहां से लेके और हम हमारे बीच में कितनी दूरी है, तो उसको बता देते हैं हम। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है? लंबाई और ऊंचाई के बीच में अंतर क्या होता है? लंबाई वस्तु को एक सिरे से दूसरे सिरे तक के बीच को मापा जाता है, और ऊंचाई के अंदर वस्तु के आधार और शीर्ष के बीच की दूरी को मापा जाता है। अब तो पता चलेगा कि लंबाई और मतलब ऊंचाई में अंतर क्या होता है। ऊंचाई एक मतलब एक जगह की बात कर रहे हैं लंबाई में, और ऊंचाई में उसके आधार से लेकर उसके शीर्ष तक के बीच की दूरी को माप रहे हैं। दोनों सेम ही है, लेकिन एक तो आधार और शीर्ष के बीच की दूरी हो गई, और एक एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी हो गई। क्लियर हो गया? यानी लंबाई और चौड़ाई मतलब कि एक ज्यामिति आकृति जो कि जिनका दो अलग अलग इनके आयाम होते हैं। उसके बाद क्या जाता है, आप कौन से जानेंगे? आपके और क्या होता है? जानेंगे बल, कि बल क्या होता है। यानी बल वह शक्ति होती है जो किसी वस्तु को धकेला या फिर खींचा जाए। यानी हम हमारा मतलब हमारे अंदर जो बल है उसका यूज हम कहाँ करते हैं? कहाँ करते हैं? यानी वह शक्ति होती है जिसकी मतलब की सहायता से हम किसी को धक्का मार रहे हैं, फिर किसी को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो हमारा पूरा जोर लगा देते हैं ना, तो बोला जाता है बल। यह एक भारी कारक होता है जो कि किसी वस्तु या फिर अवस्था के लिए में बदल जाता है, कि हमें अपनी तरफ खींचना है या फिर किसी और को धक्का मारना है, ये मतलब कि ना ये अवस्था के अकॉर्डिंग अपने आप चेंज हो जाता है। समझ में आ गई? जो बल होती है मतलब कि एक जिस राशि होती है, इस बात का भी आपको याद रखना है कि बल द्रव्यमान पूर्णांक के त्वरण के बराबर होता है। बल किसी वस्तु की आकार अवस्था में बदल सकता है। बल त्रिमीण पिंड के मतलब कि इसकी घूर्णन हो सकता है। और बल को जैसे कि ना गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, विद्युत बल हो गया, चुंबकीय बल हो गया, पेशीय बल हो गया, या फिर धकेलना या फिर खींचना हो गया। ये बल को अलग अलग प्रकार से इसमें बताया गया है। उसके बाद आती है चाल। तो किसी वस्तु की चाल क्या होती है? क्या आप ये पूछ सकते हैं कि चाल क्या होती है? पढ़ रहे फिजिक्स। तो किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को बोलते हैं चाल। यानी फिक्स टाइम के अंदर चली गई दूरी को बोला जाता है चाल। चाल एक अदिश राशि होती है, बात का याद रखें। और चाल का फार्मूला क्या होता है? तय की गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। यानी है ना, और तो हमें क्या लिखना है कि हमने कितनी दूरी तय की है, और लिखना है फिक्स टाइम कि हमने कितना मतलब कि है ना कि 1 मिनट में कहते 60 सेकंड होती है, इस प्रकार से हमें कितने टाइम में इसको करना था। जैसे कि ना साल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे मीटर प्रति मीटर आ जाता है, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा भी हो जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है, मात्रक होता है, ये हर जगह
कहीं सेकंड में काउंट होगा, कहीं मिनट में काउंट होगा, तो कहीं घंटे में काउंट होगा। क्लियर हो गया है? यानी आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति 5 घंटे यानी 1 घंटे में से किसी की देखिए में 5 किलोमीटर तय दूरी तय कर रहा है, तो उसकी चाल क्या होगी? यदि इस प्रकार से घंटे की बात आए, सेकंड की बात आ जाए, मिनट की बात आए, तो चाल वो होती है। अब आता है दूरी, कि दूरी क्या होती है? दूरी का अब कि दूरी क्या होती है? ये दो बिंदुओं के बीच की जो जगह होती है उसको बोला जाता है दूरी। और इंग्लिश के अंदर से कहते हैं डेसिबल यानी डिस्टेंस बोलते हैं। दूरी एक अदिश राशि होती है, जैसे कि ना दूरी हमेशा धनात्मक होती है और कभी ऋणात्मक हो जाती है। ये कभी मतलब कि पॉजिटिव में होती है और कभी ये नेगेटिव में भी चली जाती है। समझ में आ गई? अब आता है विद्युत धारा, कि विद्युत धारा क्या होती है? चालक के जरिए विद्युत आवेश को प्रवाह को बोला जाता है विद्युत धारा। यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व अन्य आवेश को मतलब होता है ना, इलेक्ट्रॉन सबका इसमें ग्रहण होता है, जिसकी विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। एमीटर को किसे शो करते हैं? ए से। तो यही याद रखना फिजिक्स के अंदर, इसको किससे इसको शो किया जाता है? 1 गुलाम प्रति सेकंड की दर से इसको बहने से विद्युत धारा का आवेश एम्पियर धारा में कहा जाता है। तो विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रभावित होती है। जैसे कि विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक डीसी और एसी। डीसी मतलब प्रत्यक्ष धारा और एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा। इसके बाद आता है घनत्व, कि घनत्व क्या होता है? तो किसी पदार्थ और द्रव्यमान और उसके आयतन के बीच जो संबंध होता है ना, कि पदार्थ का द्रव्यमान हो गया, आयतन के बीच संबंध होगा, उसको घनत्व। यह किसी पदार्थ के एक विशिष्ट गुण को दर्शाया जाता है, जैसे कि ना घनत्व को डी या फिर पी से दर्शाया जाएगा। और घनत्व की इकाई किलोग्राम प्रति मीटर घन इसको व्यक्त किया जाता है। जैसे कि द्रव्यमान हो गया प्रति आयतन, या फिर डी, या फिर आप समझ सकते हैं डी, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इससे इसको मतलब व्यक्त किया जाएगा, किसको? आयतन को, या आई मीन घनत्व को। घनत्व किसी पदार्थ का मतलब कि इसका ना घनेपन को मापा जाता है। घनत्व में अलग अलग पदार्थ का अलग इसमें मतलब कि रिपोर्ट निकाला जाएगा। घनत्व किसी पदार्थ की शुद्धता को जांच करने के लिए किया जाता है। और घनत्व किसी पदार्थ को ऊपर उठाने या फिर डुबोने के लिए भी किया जाता है। और वायुमंडल जो गैस होते हैं ना, तो घनत्व से इनको व्यक्त किया जाता है। अब आता है टेम्परेचर, की तापमान क्या होता है? कि आपको पता है टेम्परेचर हम कैसे निकाल सकते हैं? टेम्परेचर क्या होता है? किसी वस्तु के गर्मी या फिर ठंडक को मापा जाए तो उसको बोला जाता है टेम्परेचर। यह एक भौतिक राशि होती है। तापमान से यह पता चलता है कि कोई वस्तु ठंडी है या फिर गर्म होती है। या हम कहते हैं हाथ लगा के बताते हैं कि ठंडा है कि गर्म है। तो टेम्परेचर हमें महसूस होता है, तभी तो हम बोल पाते हैं कि ठंडा है कि गर्म है। तो बोलते हैं टेम्परेचर। इसके काफी पैमाने होते हैं कि ना पदार्थ में मौजूद तापीय ऊर्जा को अभिव्यक्त करना, ऊर्जा के प्रभाव की दिशा में रूप में बदलना। प्राकृतिक विज्ञान के सभी क्षेत्रों का अहम मतलब कि योगदान इसमें होता है। कि तापमान में दैनिक जीवन में अपना अलग अलग नए नए प्रकार के अलग अलग पहलू इसके अंदर दिखाए जाते हैं। और तापमान का ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है। और तापमान को डिग्री में मापा जाता है, इस बात का हमें रहना ना। जैसे कि सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया, रोमेन हो गया, रेकाइन हो गया, ह्यूमर हो गया, डिस्टेल हो गया, न्यूटन हो गया। क्लियर हो गया? है ना? हमारे कहते हैं कि हमारा मानस का तापमान एक महत्वपूर्ण संकेत है ना, उसको हम सेल्सियस के अंदर मापते हैं, फिर डिग्री में मापते हैं। इसी प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। बाद समय, समय क्या होता है? तो दो लगातार घटनाओं के बीच में जो होता है टाइम अंतराल होता है, कि एक घटना हो गई, बीच बाद अगर दूसरी घटना होती है, के बीच में जो टाइम होता है उसको बोला जाता है समय। यानी किसी एक गतिविधि में दूसरे के दूसरे समय तक में कितना टाइम लगता है? यानी यहाँ से इंसान चला और वहां पहुंचा, तो इसमें चाल तो अलग होती है, किसने कितनी दूरी चली है। टाइम क्या होता है कि ना यहाँ से यहाँ तक चलने में उसे कितना टाइम लगा है पहुंचने के अंदर, उसको बोला जाता है समय। कि घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, साल, इसको मतलब किसी प्रकार से आप माप सकते हैं, कि इसको मिनट से लेके सेकंड से लेके घंटा से लेके दिन, सप्ताह, महीना, हर तरीके से इसको माप सकते हैं। समय एक भौतिक राशि होती है, इस बात का आपको हमेशा याद रखना है। और समय को अदिश राशि के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है, क्योंकि इसका सिर्फ परिणाम मिलता है, समय की कोई दिशा नहीं होती है। इस बात का हमेशा याद रखना। उस चीज को लॉजिक से सोल्व करना, फिजिक्स से हर चीज को समझना पड़ेगा। समय मतलब कि घटनाओं का निरंतर क्रम चेंज होता रहता है। समय मतलब कि वर्तमान अलग, भविष्य अलग, मतलब कि प्रेजेंट अलग, सब कुछ अलग अलग इसके अंदर होता है।
समय को रोका या फिर लौटाया नहीं जा सकता, इस बात को भी याद रखना चाहिए। इसके बाद आता है कार्य। कार्य क्या होता है? किसी वस्तु पर बल लगाने से उस वस्तु में जो विस्थापित हो जाए, उसमें जो चेंजमेंट होता है उसको बोला जाता है कार्य। जो कि एक मतलब कि भौतिक मतलब हमारे फिजिक्स के अंदर एक बहुत ही अहम रोल अदा करती है। कार्य करने से द्रव्य मतलब शक्ति कहा जाता है, और कार्य करने की जो वस्तु होती है ना उसको ऊर्जा में रूप में इसको चेंज किया जाता है। कार्य के तीन मुख्य घटक होते हैं, बल हो गया, विस्थापन हो गया और कारण हो गया। और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, जिसको जेस के रूप में दर्शाया जाता है। कई बार हम देखते हैं ना कि आपने कहीं जे देखा हो तो आप समझ सकते हैं इसके अंदर बात किसकी हो रही है, इसमें बात हो रही है कार्य की। यानी कार्य तीन तरह के होते हैं, जैसे एक तो मतलब कि सकारात्मक हो गया, एक नकारात्मक, एक होगा शून्य होगा, यानी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, एक बिल्कुल ना के बराबर होगा। यानी कार्य अवधारणा से किसी पिंड में संभावित ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसकी गणना की जाती है इसके अंदर। और इसके बाद क्या आता है फ्रेंड्स? अब इसके आएगा विस्थापन। के विस्थापन क्या होता है? तो विस्थापन कैसी होती है? एक सदिश राशि होती है। किसी वस्तु के विस्थापन में दर या फिर किसी निश्चित दिशा की ओर तय की गई दूरी को बढ़ जाता है, इसमें वेग या फिर विस्थापन इसको कहा जाता है। जैसे कि ना इसमें क्या होता है, इसमें दिशा भी होती है, परिणाम भी होता है। अब आएगा आघूर्ण की। आघूर्ण क्या होता है? तो किसी बल द्वारा की गई वस्तु को घुमाने में जो जो उसकी प्रवृत्ति होती है तो बोला जाता है आघूर्ण, मूवमेंट। ये भौतिक के आधार के मतलब कई जगह जैसे कहते हैं ना कि इसके ना एक मैथमेटिक के आधार पर भी इसको किया जाएगा। जैसे बल आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, जड़त्व घूर्ण क्या होता है, इसके अलग अलग इसमें मतलब की अवधारणा इसके अंदर दी गई है। इसके बाद फ्रेंड्स क्या आ जाएगा? आएगा विद्युत तीव्रता। कि विद्युत तीव्रता क्या होती है? यदि किसी बिंदु से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु को एकांक धनावेश के रूप में जो बल होता है इसके बराबर होता है, उसको बोला जाता है विद्युत तीव्रता। जैसे कि ना इसको ई से इसको दर्शाया जाएगा, जो कि एक सदिश राशि होगी। फिजिक्स में आपको इन राशियों के बारे में पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है या फिर इसको किससे व्यक्त किया जाता है, इसमें पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है। भौतिक जो जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं इनके एसआई मात्रक आपको याद होने चाहिए, यानी कम से कम 25 तो आपको याद होने ही होनी चाहिए, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी किसकी राशि होती है, कौन सी मतलब कौन सी किसी पद्धति से बिलोंग करती है, फिर इनका मान क्या होता है, इसको किससे दर्शाया जाता है। इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन इससे में बनेंगे। अब आ जाता है नेक्स्ट, भौतिक राशियां एवं उनके एसआई मात्रक, जिसकी मैं बात कर रही थी ना वो टॉपिक आ गया है यहाँ पर। जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं का जो एसआई मात्रक होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको बोल के उसको क्या बोला जाता है? सबसे पहले तो समझिए कि एसआई मात्रक होता क्या है, जिसकी ना द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी हो गया, किलोग्राम से व्यक्त कर दिया गया, और इसको एम से प्रतीक चिन्ह हो गया, यानी द्रव्यमान का एसआई मात्रक तो किलोग्राम हो गया, और इसका प्रतीक क्या हो गया? इसका प्रतीक हो गया एम। अब कहाँ द्रव्यमान कहाँ एम हो गया। जैसे की बात की जाए है ना, समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकंड। इसको प्रतीक क्या होता है? टी। इसको टी, जहाँ पे टी लिखा जाए आप समझ सकते हैं कि समय की बात हो रही है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है ए, उसका प्रतीक क्या होता है? आई। तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? केल्विन। उसको किसे टी से इसको व्यक्त किया जाए, टेम्परेचर। क्लियर हो गया। विद्युत धारा का ऐसा ही मतलब होता है फराडे। यानी जितनी भौतिक राशियां होती हैं उनकी जो मानक इकाइयां होती है जो कि अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली से बिलोंग करती हैं, इन सब इनका जो अलग ही इनको फिक्स तरीके से इनको माना गया है। तो भारत मतलब भारत में नहीं, फिजिक्स के अंदर कुल कितनी मूल राशियां होती है? 7 मूल राशियां होती है, जो कि काफी जो कहते हैं ना महत्वपूर्ण इकाइयां इसकी बहुत ज्यादा इसके अंदर बताई गई। जैसे कि ना वे मूल मात्रक जिनके मतलब कि ना जिनको स्वतंत्र होते हैं, यानी जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे इसके बारे में कि राशि क्या होती है, यानी जिसको संख्या के रूप में प्रकट किया जाता है उसको बोला जाता है राशि। ठीक है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं तो उसको बोला जाता है राशि। जैसे कि भौतिक राशियां क्या क्या होती हैं? भौतिक राशियों के नियम जिन राशियों के व्यक्त करते हैं उनको बोला जाता है भौतिक राशियां, जो कि दो प्रकार की होती है, सदिश और अदिश। इसके बारे में मैंने आपको अभी भी बताया कि राशि इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं
भौतिकी के नियम अनुसार जिन राशियों के पदों को व्यक्त किया जाता है उनको बोलते हैं भौतिक राशियां कहा जाता है। भौतिक राशियां दो प्रकार की होंगी, अदिश और सदिश। अदिश क्या हो जाएंगी? वे राशि जिसमें दिशा नहीं होती, केवल परिणाम ही होता है, यानी इनमें सिर्फ रिजल्ट ही आता है, इनकी कोई दिशा फिक्स नहीं होती, कोई होती ही नहीं दिशा इनके अंदर। यानी समय की कोई दिशा होती है, काल की कोई दिशा होती है, द्रव्यमान की कोई दिशा होती है, तीनों दिशा होती ही नहीं है, तापमान की कोई दिशा नहीं होती, कार्य की कोई नहीं होती है। यानी आप इसमें थोड़ा सा लॉजिक भी लगा सकते हैं कि ऐसी राशियां होती है जिनका कोई फिक्स दिशा नहीं होती, रिजल्ट इनका जरूर शो होगा पर इनकी दिशा नहीं होती, तो वो क्या बोलते हैं, अदिश राशियां हो जाती हैं। अब सदिश की बात की जाए तो वे राशि जिसमें परिणाम के साथ दिशा भी दिखाई दे, ऐसी राशि जिनका परिणाम भी शो होता है और दिशा भी नजर आती है, और इनको हम काउंट कर सकते हैं, यानी इनको जोड़ भी सकते हैं, तो वो होती है जिस राशि, जैसे कि बल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन, त्वरण संवेग, आरेख, रेखीय आवेग, कोणीय विस्थापन, ये सब क्या होते हैं, सब किसमें आती है, आप इसमें अच्छे से, है ना, ये 3 लाइन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये लाइन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी अदिश है, कौन सी सदिश है। और मात्रक इकाई क्या होता है? किसी राशि को मापने के लिए निर्देश मानक को मात्रक कहा जाता है, और दी हुई राशि को मात्रा व तुलना करने की जो क्रिया होती है उसको बोला जाता है मापन। और मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब आता है नेक्स्ट कि मूल मात्रक क्या होते हैं। वह मूल मात्रक वे मात्रक होती है, मूल मात्रक, यानी जिनका इस्तेमाल करके हम मानक के आधार पर कर सकते हैं, यानी मात्रक से स्वतंत्र होते हैं और इनको चेंज नहीं किया जा सकता। की लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का अगर किलोग्राम। समय हो जाएगा सेकंड। तापमान केल्विन। ज्योति तिरोधक हो जाएगा कैंडेला। विद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर। और पदार्थ का हो जाएगा मोल। तो इनके ये फिक्स है, इनमें कोई चेंज चेंज इसके अंदर नहीं किया गया है कि कौन सा किसका होता है। एग्जाम में पूछ ले, जो कैंडेला होता है उसका मूल किसका मूल मात्रक है, आपको पता होना चाहिए कि ज्योति तीव्रता का ये मूल मात्रक होता है। केल्विन किसका होता है? तापमान का हो जाएगा। सेकंड की बात की जाए तो वो टाइम की बात कर रहे हैं। एम्पियर की बात की जाए तो एम्पियर किसका हो जाएगा फ्रेंड्स? हो जाएगा विद्युत धारा का। और मोल किसका होगा? पदार्थ की मात्रा का। क्लियर है? यानी ये फिक्स सात होती है जिनको मतलब ये एकदम ना आजाद होती है ये सब, यानी ऐसी राशियां होती है जो कि व्यक्त करने के लिए पर मात्रा व अन्य मात्रा को स्वतंत्र होते हैं, जो क्या होते हैं? मूल मात्रक होते हैं, जो कि मीटर, सेकंड, किलोग्राम, एम्पियर, मोल, केल्विन और कैंडेला इसके अंदर व्यक्त किए गए हैं। क्लियर हो गया? यानी जो मूल मात्रक होते हैं, जैसे कि ना मूल मात्रक जो ऐसा होना चाहिए जैसे कि राशि को संख्या के रूप में हम ना बड़ा हो ना छोटा हो, यानी ये कोई छोटी बड़ी वाली बात इसके अंदर नहीं है, जैसे फिक्स तो फिक्स है, ये अपने आप में बनी होती है, जैसे कि ना ना बड़ी होती है ना छोटी होती है, नहीं जैसे स्पष्ट होती है, निश्चित होती है, और इनमें मतलब कोई चेंज भी नहीं होता, और ये आजाद होती है। समझ में? सीधी बात इसके अंदर यही है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती है, यानी दो या दो से अधिक मूल राशियों को मूल मात्रकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, यानी दो या दो से अधिक जो इसमें मूल मात्रक का यूज किया जाता है तो वो क्या बोलते हैं? हो जाएगी व्युत्पन्न मात्रक। जैसे कि ना तो ये न्यूटन न्यूटन हो गया, पास्कल हो गया, जूल हो गया, वाइटल मतलब वोल्ट हो गया। फिर वो बाद आता है मात्रक पत्तियां, यानी यूनिट सिस्टम। जो मात्रक पत्तियां होती हैं वो क्या होती है, जिससे मैंने आपको पहले बताया था कि ना सीजीएस पत्ती, एमकेएस पत्ती, ईपीएस पत्ती, अंतरराष्ट्रीय मतलब सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय ऐसा पत्ती क्या होती है। तो ये सब है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि कौन सी किसकी होती है, इसका मतलब क्या होता है। ये 4 प्रकार की होती है। सबसे पहला आएगा सीजीएस। सीजीएस क्या होती है फ्रेंड्स? सीजीएस में आप ये समझ सकते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। क्लियर हो गया? यानी ऐसा हो जाएगा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, यानी इस पद्धति के अंदर लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय क्रम से सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के होते हैं, जिसमें जो सीजिस पद्धति कहा जाता है, जिसमें फ्रेंच या फिर मैट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। यानी फ्रेंच या फिर मैट्रिक पद्धति किसको बोला जाता है? सीजिस पद्धति को बोला जाता है। सीजिस प्रणाली किसमें होगी? इसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय इन तीनों किसमें एकदम आधार के रूप में इसमें व्यक्त किया जाता है। इसके 3 आधार कौन से हो जाएंगे? उसमें बताएंगे लंबाई, द्रव्यमान और समय इसके फिक्स हो जाएंगे। के बाद आता है एमकेएस, यानी एमकेएस पद्धति क्या होता है? मेट्रो किलोग्राम यानी मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, यानी इस पद्धति के अंदर लंबाई, द्रव्यमान, समय की मात्रा को जिस क्रम से मीटर किलोग्राम सेकंड में होने वाले थे ना होने के कारण इसको एमकेएस पद्धति कहा जाता है। एमकेएस पद्धति में क्या होता है? यह एक भौतिक मात्रक प्रणाली होती है जो इस पद्धति में
मीटर की मतलब लंबाई की मीटर में हो गई, द्रव्यमान को किलोग्राम में हो गई, समय यानी जो चेंज होता है ना, वो सब किसमें होता है, सब एमकेएस पद्धति के अंदर, इसके अंदर होता है। यानी इस पद्धति के अंदर किसी भी मापन को मीटर या फिर किलोग्राम या फिर सेकंड में मूल मात्रक के रूप में व्यक्त किया जाता है, और इसी पद्धति को व्युत्पन्न इकाई के सही संयोजन का इस्तेमाल करके इसको परिभाषित भी किया जाता है। जैसे कि वेग का मीटर प्रति सेकंड में मापा जाएगा, बल की इकाई को न्यूटन किलोग्राम में मतलब कि मीटर प्रति सेकंड में डिवाइड किया जाएगा, यानी इस प्रकार से इसको बांटा जाएगा। इसके बाद आता है एफपीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकंड। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या होता है, इस पद्धति के अंदर लंबाई, द्रव्यमान, समय मूल मात्रक होते हैं, जो कि फुट पाउंड सेकंड में होने वाले कारण का होता है, इसको एफपीएस पद्धति भी कहा जाता है। यानी ये गैर मैट्रिक प्रणाली होती है। तो इस पद्धति के अंदर फुट में मतलब कि भार में, पाउंड समय में, सेकंड में मापा जाएगा। इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। यानी जो एफपीएस पद्धति होती है, इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। और ये गैर मैट्रिक प्रणाली होती है। यह उन देशों में काफी लोकप्रिय होती है जो कि ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रही हैं। जैसे ब्रिटिश इंजीनियर हो गया, ऋतु विज्ञान विशेषज्ञ हो गया, प्रतिष्ठित इंजीनियर हो गया। इस पद्धति का बहुत ज्यादा यूज कौन कौन लोग करते हैं, ब्रिटिश के लोग करते हैं। लोकप्रिय मतलब कि ना ऋतु विज्ञान जो होते हैं विशेषज्ञ होते हैं वो करते हैं। इंजीनियर यानी इसका जो यूज उन लोगों के द्वारा किया जाता है। इसमें इस्तेमाल मैट्रिक प्रणाली का धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके बाद आता है 4 नंबर पे, वो क्या जाएगा, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति यानी इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या होता है कि यह पद्धति एमकेएस पद्धति से संभव और संशोधित किया जाता है। जो एमकेएस पद्धति है ना, उसमें मतलब चेंजमेंट किया करने के बाद इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति का नाम इसमें दिया गया है, जिसमें ना कि माप हो गया, तोल का अधिवेशन 1960 में एसआई यूनिट में इसको स्वीकार किया गया था। और एसआई का पूरा नाम क्या था, इंटरनेशनल सिस्टम यानी ऑफ यूनिट यानी एसआई इसका नाम रख दिया गया। और आजकल इसी पद्धति का यूज बहुत ज्यादा किया जा रहा है, जिसके साल मतलब कि 7 तो मूल मात्रक हो जाएंगे और 2 पूरक मात्रक इसके अंदर बताए गए हैं। क्लियर हो गया, ये आप तो समझ गए ना कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति क्या होती है। भौतिक राशियों का इसमें मापने का एक मानक होता है, मतलब कि आजकल बहुत ही लोकप्रिय माना गया है। जो जो वैज्ञानिक होते हैं आज के टाइम पे वो भी इसी का यूज करते हैं। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो कब हुई थी, 1960 के अंदर इसको मतलब स्वीकार कर लिया गया था। और 11वें सामान्य सम्मेलन सीजीपीएम था, उसके अंदर इसको स्वीकार किया गया था, जिसके साथ मतलब की मूल इकाइयां होती है और कई इसमें व्यक्त ना मूल इकाई मैंने आपको अभी बताई थी। मीटर को मतलब कि मीटर होता है मतलब पदार्थ में मोल, विद्युत धारा को एम्पियर, समय को सेकंड हो गया, द्रव्यमान किलोग्राम हो गया, ताप का केल्विन हो गया, प्रति का कैंडिला हो गया। ये इसके साथ क्या होते हैं, इसकी मूल इकाइयां होती हैं। और 2 क्या होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं इसको, 7 तो मूल हो गई और 2 होते हैं सदिश और अदिश इसकी पूरक मात्रक हो जाएंगे। में इसी के बारे में बात की गई, जैसे कि ना आपने ना जैसे कि ना कि मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर केल्विन, ये तो इसकी मूल मात्रा और संपूर्ण में रेडियन और स्टेडियन यानी इसमें सदिश और अदिश को समझ सकते हैं। जैसे कि ना एसआई का जो मूल मात्रक विशेष क्या होता है कि लंबाई क्या होती है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि पदार्थ की लंबाई क्या होती है, द्रव्यमान क्या होता है, समय क्या होता है, कि मुझे पता था कि इन सब के बारे में आगे पूछा जाएगा, तो इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि लंबाई क्या होती है। तो एसआई लंबाई क्या होती है, इससे मूल मात्रक मीटर होता है, यानी 1 मीटर की वह दूरी होती है जो कि जैसे प्रकाश में निर्वात में, यानी इसका टाइम क्या हो जाएगा, यानी 1 मीटर में तय की गई दूरी की लंबाई कितनी होती है, 1/299792458। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम में फिक्स किया जाता है इसको, यानी किलोग्राम के अंदर यानी एम से इसको व्यक्त किया जाता है। समय क्या होता है, समय का मूल मात्रक सेकंड होता है, जिसको आइंस्टाइन के सापेक्ष सिद्धांत में इसको मतलब कि चौदह विमा या फिर डायमेंशन का नाम इसमें दिया, इसको टी से इसको प्रेजेंट किया जाता है। विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर होता है, जिसको ए से प्रेजेंट किया जाता है। ताप का मूल मात्रक केल्विन होता है, जिसको ए से प्रेजेंट किया जाएगा। और ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक कैंडेला होता है। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक मोल होता है। ध्यान रहे कि पदार्थ की मात्रा का परिणाम का मात्रक होता है, द्रव्यमान का इसमें नहीं होता है। ये सिर्फ ओनली पदार्थ पदार्थ का होता है, द्रव्यमान का इसमें कोई आकलन नहीं किया जाता है। बात को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि इसमें तो सब कुछ सिस्टम ही जाएगा। अब बात करते हैं भौतिक राशियां, इनके एसआई मात्रक यानी कौन कौन सी भौतिक राशियां होती है, इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कहा था कि कम से कम 20 तो आपको याद होने ही चाहिए। तो मतलब कि हसन के आपको
7-8 तो आपको ऐसे मतलब पढ़ते-पढ़ते याद आ गई होगी। जैसे कि लंबाई का मैंने आपको कितनी बार बता दिया कि कितना होता है, मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, क्षेत्रफल का वर्ग मीटर होता है, आयतन का मीटर होता है, घनत्व का किलोग्राम घन मीटर होता है, बल का न्यूटन होता है, त्वरण का वेग मीटर या सेकंड होता है, और वेग की बात की जाए तो मीटर सेकंड होता है, चाल की बात की जाए तो मीटर सेकंड होता है, ऊर्जा की बात की जाए तो जूल होता है, शक्ति की बात की जाए तो जूल सेकंड वाट होता है, दाब की बात की जाए तो पास्कल होता है, कार्य की बात की जाए तो न्यूटन न्यूटन मीटर या फिर जूल होता है, और विद्युत ऊर्जा की बात की जाए तो किलोवाट घंटा होता है, विद्युत प्रतिरोध की बात की जाए तो ओम होता है, ताप की बात की जाए तो केल्विन हो जाएगा, उष्मा की बात की जाए तो जूल होगा, और विशिष्ट उष्मा की बात की जाए तो जूल किरका हो जाएगा, विद्युत धारा की बात करें एम्पियर हो जाएगा, विद्युत धारिता की बात फैराडे हो जाएगा, और ध्वनि तीव्रता की बात करें तो डेसिबल में हो जाएगी, और जो एलेक्स की बात करें तो ल्यूमेन हो जाएगा। यानी जितने भी एसआई मात्रक आपको मैंने बताया ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप समझ सकते हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट पे लेके इसको रख सकते हैं। यानी दिन में 1-2-3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि फिजिक्स से ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ मतलब यही पूछेंगे कि उनका एसआई मात्रक क्या होता है, या फिर कौन सी राशि सदिश या कौन सी अदिश होती है। इसके अलावा इसके बाहर इसमें कुछ भी नहीं जाता है। आप पढ़ेंगे भौतिक राशि ऐसा ही मात्रक और उनके संकेत क्या क्या होते हैं ना, और तरह से आपको और फिक्स करने की कोशिश करेंगे करेंगे ना। लंबाई को मीटर से व्यक्त किया जाएगा, इसको संकेत इसका एम से, यानी इसको प्रेजेंट करते इसको एम से इसको प्रेजेंट किया जाएगा। द्रव्यमान की बात की जाए तो किलोग्राम इसका मूल मात्रक हो जाएगा, संकेत इसका केजी हो जाएगा। समझ में आई। समय की बात की सेकंड हो जाएगा, इसको ऐसे इसको प्रेजेंट किया जाएगा। ताप की बात की जाए तो केल्विन हो जाएगा, इसको कैसे इसको प्रेजेंट किया जाएगा। विद्युत धारा की बात की जाए तो इसको कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, और विद्युत धारा को एम्पियर इसका मूल मात्रक हो जाएगा, और ऐसे इसको प्रेजेंट किया जाएगा। विद्युत तीव्रता की बात की तो कैंडिला हो जाएगा, जिसको सीडी से इसको व्यक्त किया जाएगा। और पदार्थ के परिणाम की बात की जाए तो इसका मूल मात्रा क्या हो जाएगा, मोल, और मोल से इसको मतलब कि प्रेजेंट किया जाएगा। तो आपको जो आप इस पिक में देख सकते हैं, तो ये तो समझ ना कि मूल मात्रक और संकेत आपको याद होने बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जैसे आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। समझ में आई बात, है ना। इसी इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आ जाएगा एसआई का मूल मात्रक क्या होता है। समतल कोण क्या होता है, रेडियन हो जाएगा, इसको रेड से प्रेजेंट किया जाएगा। घन कोण को सॉलिड एंगल को स्टेडियन से इसका मूल मात्रक हो जाएगा, इसको एसआर से इसको प्रेजेंट किया जाएगा। और एसआई कुछ पुराने मात्रक जिसको नए नाम से इसको बताया गया है। ये ताप को क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड से, तो मतलब ओल्ड था, और न्यू क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस। यानी पहले तो ऐसे था और अब इसका ऐसे चेंजमेंट हो गया। आवर्ती का पुराना नाम क्या हो जाएगा, कंपन प्रति सेकंड हो जाएगा, सीपीएस हो जाएगा, और नया क्या होगा, एच जेड। यानी आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें चेंजमेंट भी क्या क्या हुए हैं। पहले और ज्योति तीव्रता का पहले था शक्ति कैंडेला, यानी पहले इसको मतलब दो नाम से व्यक्त किया जाएगा, और अब इसका क्या हो जाएगा, ओनली फॉर कैंडेला के नाम से इसको प्रेजेंट किया गया है। तो कहीं आप एग्जाम में गलत चूज कर लें, क्योंकि एक एक नंबर का सवाल है, कि नेगेटिव मतलब कि गलत करने पे भी नंबर कट जाते हैं, यानी सही सही करने, गलत तो कुछ करना ही नहीं है। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैं आपको ये नोट्स करवा रही हूँ फिजिक्स का। आज हमने क्या पढ़ा है कि जितनी भौतिक राशियां होती हैं इनको किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, इनका ऐसा ही मात्रक क्या होता है। उसी प्रकार से जैसे है ना, इंडियन हिस्ट्री हो गया, या ज्योग्राफी हो गया, साइंस के नोट्स हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, इंडियन पॉलिटिकल, तो इन सब के बहुत ही शानदार नोट्स रेडी किए गए हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। तो आप इन्हें जरूर परचेज करें। इनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आपको इसे डाउनलोड करना है। कुछ भी डाउट हो तो आप इसी क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप इन पे कॉल करके बात कर सकते हैं। कुछ भी डाउट होता है कि डाउनलोड नहीं हो पा रही है, हमें अच्छे शो नहीं हो पा रही है, मतलब ये आधे अधूरे मिले, यानी कोई भी डाउट होता है, अगर चाहे आप फिगनर हो, और चाहे अगर आपका कोई एक टॉपिक कमजोर है तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, इंडिया के जैसे ऑल एग्जाम के इसमें मतलब कि बताया गया, जैसे कि यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, बीपीएस हो गया, रेलवे हो गया, पुलिस, डिफेंस, यानी सभी एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट कंटेंट है ये कोई स्टेट के लिए नहीं है, या फिर पूरे है ना, पूरे इंडिया की बात की जा रही है, क्योंकि ये सबका फिक्स होता है। ये नहीं होता कि हमारे राजस्थान का या हरियाणा का या वहाँ का है, ये सबके लिए ही जरूरी है। तो प्लीज इसे परचेज जरूर करें। डाउट होता है तो कॉल करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कल का हमारा टॉपिक रहेगा केमिस्ट्री का, तो वो क्या रहेगा,
अम्ल, क्षार एवं लवण यानी जो ना पदार्थ होते हैं, यानी कुछ खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कैसे उदासीन हो जाते हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे हम कल। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को डाउनलोड ज़रूर करें। इसके साथ ही ई-बुक को भी परचेज़ करें।